यह भी शिकायत आ रही है कि चीनी निर्माताओं ने ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों की कीमतों में 35 से 40% तक इनकी कीमत बढ़ा दी। चीन के सामने प्रश्न चिन्ह क्यों लगा हुआ है? चीन ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत की इस समय मदद करनी चाहिए थी? मदद भी नहीं तो कम से कम जो आवश्यक सेवाएं यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से उपलब्ध हो रही थी, व्यापार के माध्यम से उपलब्ध हो रही थी, उनको तो कम से कम नहीं रोकना चाहिए था। ये तो मरे हुए के ऊपर लात मारना हो गया। स्वागत है आपका देश और दुनिया के बढ़ते हुए उभरते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म एम स्टडी में। साथियों, मामला बहुत गंभीर है परंतु विचारणीय है। वर्तमान की परिस्थितियां सहयोग करने वाली है, एक दूसरे की मदद करने वाली है और इन्हीं परिस्थितियों में एक दूसरे की वास्तविकता का पता चलता है कि हम दूसरे के लिए कितने काम आते हैं, कितना सहयोग हम दूसरे का कर पाते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें जो जानकारियां मिल रही है उससे ये लग रहा है कि आज पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी के दौर में एक दूसरे की मदद कर रहा है और मदद ही नहीं बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि हर संभव प्रयास कर रहा है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय बनने के पीछे लॉजिक है कि देखिए, आज जो विपदा आई है ये पूरे विश्व के सामने आई है। तो इस विपदा की घड़ी में दुनिया आई हमारे साथ, भारतीयों के साथ में, हर कहीं से मदद हो रही है हमारी। इसका मतलब हो गया कि कोरोना की इस जंग में भारत का सहयोग करने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र हमारे साथ हैं। आज की ये ताजा खबर, और इस ताजा खबर से हमें ये महसूस हो रहा है कि पूरा विश्व आज एक दूसरे की मदद कर रहा है, जिसमें भारत की मदद करने के लिए ये सारे देश हमारे बीच में हैं। इस प्रकार से ये जानकारी आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, ब्रिटेन भी कर रहा है, भूटान भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, सारे राष्ट्र, यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन भी भारत की इस विषम परिस्थिति में मदद कर रहा है, जितनी मदद वो कर सकता है। परंतु विचारणीय बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि हम क्या हमारे पड़ोसी राष्ट्र से इतनी सी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी मदद करे? कम से कम मदद नहीं करे तो वो ऐसा तो नहीं करे जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। सुनिए, अमेरिका सहित कई देशों ने कोरोना संकट के दौर में भारत के लिए मदद की पहल की है, लेकिन चीन ड्रैगन मदद की पेशकश करने के बजाय मेडिकल सप्लाई में रुकावटें पैदा कर दी। चीन की इन सरकारी विमान कंपनी सियोचियान एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो उड़ानों को अगले 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इन विमानों के जरिए भारत में अति आवश्यक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति की जा रही थी। साथियों, इस हरकत के बाद चीन के निजी कारोबारियों से भारत को मेडिकल उपकरण मिलने में परेशानी खड़ी हो गई है। यह भी शिकायत आ रही है कि चीनी निर्माताओं ने ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों की कीमतों में 35 से 40% तक इनकी कीमत बढ़ा दी है। भारत से जो चीन से भारत में सप्लाई हो रही थी उनकी कीमतें कितनी बढ़ा दी? 35 से 40% बढ़ा दी। मुसीबत में साथ देना नहीं, ये तो धोखा देना हो गया, नाइंसाफी है ये तो सरासर। इतना ही नहीं, चीन से भारत को सामान पहुंचाने में लगने वाली जो फीस है 29% की वृद्धि इसमें भी कर दी गई है। इससे दोनों देशों के कारोबारियों द्वारा तेजी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने और भारत को भेजने में बाधा उत्पन्न हो गई है। और कंपनियों ने तो शियान और दिल्ली सहित 6 जो मार्ग हैं जिसमें कार्गो की सेवाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया है। कंपनी का तो यह कहना है कि ये जो विषम परिस्थितियां बन रही है कि कोरोना एक दूसरे से संपर्क में बढ़ रहा है, इस कारण से ऐसा किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आप मानोगे नहीं, आज पूरा विश्व भारत के लिए खड़ा है। सऊदी अरब ने कह दिया कि 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जो ठंडा रखते हैं, -185 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा रखने के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर होते हैं, 4 तो ये दे रहा है सर सऊदी अरब। 80 मीट्रिक टन O2 ऑक्सीजन गैस दे रहा है।
इसके अलावा हांगकांग है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, अपनी अपनी मदद जो जितनी कर सकता है उतनी मदद कर रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटेन ने तो नो खेप भारत को सहयोग के रूप में, जिसमें मेडिकल उपकरण भी है, हमारे दवाई बनाने से संबंधित भी है, ये नो खेप भेजने की बात कही है। जर्मनी ने तो मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर भेजने की बात कर दी। एक छोटा सा राष्ट्र जो दूसरे की मदद के लिए, जिससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो किसी की मदद कर पाएगा, लेकिन कहते हैं कि मुसीबत के दौर में ऐसा व्यक्ति, ऐसा राष्ट्र यदि काम आता है तो उसका एहसान शिरोधार्य होता है। भूटान इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसने कह दिया कि मैं असम, जो नियर बाय हमारा स्टेट है, असम के लिए प्रतिदिन में 50 टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाऊंगा। विचारणीय बिंदु है हमारे लिए। यूरोपीय संघ आगे आ रहा है। अमेरिका ने तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की और बात करने के बाद में आभार जताते हुए कहा, आभार इस बात का क्योंकि जब कोरोना प्रारंभिक दौर में था भारत ने मदद की थी अमेरिका की, उसका आभार जताया बाइडेन ने और कहा है कि मैं हर संभव आपकी मदद करूंगा। और मदद करने में इतने सारे हमारे ऑक्सीजन के कॉन्ट्रेस्टर, और उसने एक खेप तो भारत में अपनी भेज दी है जिसमें 318 ऑक्सीजन के कॉन्स्ट्रक्टर है। हमारा पड़ोसी, कहते हैं ना पड़ोसी का सुख भी होता है, इसके आगे प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने विचारों के माध्यम से मेरे किस प्रकार से विचार हैं कि आज चीन के सामने प्रश्न चिन्ह क्यों लगा हुआ है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत की इस समय मदद करनी चाहिए थी, मदद भी नहीं तो कम से कम जो आवश्यक सेवाएं यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से उपलब्ध हो रही थी, व्यापार के माध्यम से उपलब्ध हो रही थी, उनको तो कम से कम नहीं रोकना चाहिए था। ये तो मरे हुए के ऊपर लात मारना हो गया। मेरी बात हो सकता है कि नागवार गुजरे, लेकिन स्थितियां यही है। हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम पूरे विश्व को संपूर्ण वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है, एक परिवार है। लेकिन चाइना ऐसा क्यों नहीं मान रहा? इसके लिए लॉजिक है। लॉजिक को मैं आपको थोड़ा सा मेरी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और समझने की आप भी कोशिश करना। वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो और लोगों तक भी आप शेयर करना कि आखिरकार है क्या माजरा भारत की और चीन की विदेश नीति। भारत की जो विदेश नीति है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, जबकि चीन की जो है वो हार्ड पावर पॉलिसी है। इसको थोड़ा सा यूं समझिए कि जो चीन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है, उसके पास में वीटो पावर है, वीटो करने का अधिकार है। भारत सदस्य नहीं है, भारत स्थायी सदस्य नहीं है, इस कारण से वो वीटो नहीं कर सकता, किसी भी इंटरनेशनल मामले पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, केवल रिक्वेस्ट कर सकता है। हमारी जो पॉलिसी है इसको समझने की कोशिश करना कि सॉफ्ट पावर जो पॉलिसी है, जिसमें हम बात करते हैं कि योग को बढ़ावा दिया जाए, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, कला को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, मतलब पूरे विश्व को एक कुटुंब समझ करके, परिवार समझ करके और इन सारी चीजों का बढ़ावा दिया जाए। और इधर हम बात करें तो इधर तो मामला ही विपरीत है। दबाव की नीति, डराना धमकाना, युद्ध का माहौल क्रिएट करना, सैन्य गतिविधियां करना, दूसरे की सीमाओं में जाकर के और सैन्य गतिविधियां करना, गलत बात है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा पड़ोसी है इसलिए इतनी सारी बातें करनी पड़ रही है और विषम परिस्थिति हमारा साथ नहीं दे रहा इसलिए इतनी बातें करनी पड़ रही है। तो ये ऐसा क्यों है? इनकी पॉलिसी के अंदर विदेशी नीति के तहत ये बताया गया है कि जो आज पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व के अंदर इस चाइना ने एक प्रकार से बाजार को उपनिवेश बना लिया है, जिस प्रकार से भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बना लिया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों का प्राचीन समय में सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, यानी विश्व के अनेक राष्ट्रों पर उनका आधिपत्य हुआ करता था, अनेक राष्ट्र उनके उपनिवेश में थे। उपनिवेशवाद की जो नीति थी उसको अंग्रेजों ने अपनाया था। आज बाजार की दृष्टिकोण से बात करें तो हर राष्ट्र के अंदर बाजार के अंदर चाइना का प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को।
क्यों मिलेगा? क्योंकि वो निर्यात को बढ़ावा दे रहा है, आयात को कम कर रहा है। इसलिए पूरे विश्व में यदि व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो चाइना ने अपने पांव पसार लिए हैं। आज सैन्य दृष्टि की बात करें तो सैन्य शक्ति के रूप में भी ये मजबूती के साथ में खड़ा है। अपनी उपकरण की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, युद्धाभ्यास की दृष्टि से मान लो, या पड़ोसी राष्ट्रों के ऊपर दबाव जो भी अनावश्यक रूप से बनाता है, बेवजह बनाता है, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, चाहे हमारा लद्दाख का क्षेत्र हो, ये हमारी मैकमोहन रेखा है, ये हमारे गले की फांस बनी हुई है। लेकिन करें क्या? आगे इसी क्रम में हम बात करते हैं कि बाजार, इसकी नीति कितनी एडवांस है कि ये प्रोडक्शन के ऊपर बल देता है, उन्नत तकनीकी के ऊपर बल देता है, निर्यात को प्रोत्साहन देता है, और ऐसा सब कुछ करने के बावजूद ये अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर चुका है, यानी डॉलर की तुलना में मुद्रा का मूल्य कम होना, जिससे क्या होगा कि मार्केट में इनकी बनाई हुई वस्तु कम दाम पर मिलेगी। इसका मतलब यदि कम दाम में मिलेगी तो विदेशी लोग चाइना के माल को सर्वाधिक खरीदेंगे, और वो हुआ भी ऐसा ही है। चाइना का माल सस्ता, और कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने दिन चलेगा। काफी लोग तो डायलॉग मारते हैं कि अब से पहले चाइना नकली माल भेजा करता था, पहली बार 2020 में कोविड-19 असली माल भेजा है, और ये असली माल भेजा है, ये हमें भी लग रहा है। तो जब मुद्रा की अवमूल्यन हो गया, सस्ती दरों पर विश्व में अनेक राष्ट्रों में व्यापार किया जा रहा है, तो उसके पास में विदेशी मुद्रा का भंडार में भी वृद्धि हो गई है। आज चाइना के पास में विदेशी मुद्रा भंडार भी सर्वाधिक है। यह है चाइना की नीति। और हमारी यदि हम बात करें, भारतीय होने के नाते बात करें, तो भारत के लिए आप क्या कहेंगे कि जब 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसकी समाप्ति के बाद में पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। पूंजीवादी का नेतृत्व करने वाला था अमेरिका, और समाजवादी का नेतृत्व करने वाला था सोवियत संघ। दोनों गुटों के अंदर शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत उस समय तटस्थ रहना उचित समझा, और तटस्थता की नीति के तहत उसने 1961 के अंदर 3 राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर के एक गुट निरपेक्ष, एक संप्रत्य ला करके खड़ा कर दिया पूरे विश्व के सामने। नेहरू, नासिर, टिटो के नाम से पुकारा जाने वाला यह संप्रत्य, गुट निरपेक्ष जो हमारा समूह है, वो तैयार हो गया। बेलग्रेड के अंदर सम्मेलन किया गया पहली बार। इसका मतलब हम पूरे विश्व में शांति और सहयोग की भावना को लेकर के हमारी विदेश नीति का परिसंचालन कर रहे हैं। परंतु हमारे सामने मजबूरी क्या है, दिक्कतें क्या आ रही है कि आज हम भी पीछे हैं, हमारा देश पीछे है। पीछे होने का लॉजिक क्या है? लॉजिक देखिए, अनेक राजनीति, विभिन्न प्रकार की मामलों में हम राजनीति कर देते हैं कि ऐसा हुआ है तो राजनीतिक फंडा, राजनीतिक स्वरूप दे देते हैं उस चीज को। आज कई जगह हम ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि कोरोना जो आया है ये राजनीतिक तांडव है, राजनीतिक स्वरूप है, राजनीति कुछ हो रही है इसमें भी। पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं। भारत में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर सिर माथे मंडती रहती है कि ये आक्षेप उसके ऊपर, उसका आक्षेप उसके ऊपर। कारणों को या जिम्मेदारी को कोई भी निर्वहन करना नहीं चाह रहा है। परंतु फिर भी मैं कह सकता हूं कि भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जो बात है वो उदारवादी दृष्टिकोण से है। उदारवादी का मतलब आप समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार से समझा सकता हूं कि किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है वो उस राष्ट्र के भूगोल के ऊपर निर्भर करती है, भौगोलिक स्थिति उसकी कैसी है, उसकी जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है, कितनी जनसंख्या है, उसके प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर करती है, आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है, सैन्य शक्ति के ऊपर निर्भर करती है, संस्कृति के ऊपर निर्भर करती है। हमारी तो संस्कृति में ही, हमारी तो रगों में हमारी संस्कृति बसती है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, ना दिन में सोचते ना रात में सोचते, हम दूसरे का हमेशा अच्छा सोचते हैं। हमारा इतिहास कहते हैं कि मनुष्य का
अतीत भविष्य का पथ प्रदर्शन करता है, एक राष्ट्र का अतीत भविष्य का पथ प्रदर्शन करता है, इसका मतलब हमारा इतिहास अतीत भी ऐसा नहीं है। हमारा सामाजिक ढांचा, विचारधारा, नीति निर्माता, राष्ट्र की तकनीकी में प्रगति और आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां किसी भी राष्ट्र की उसकी विदेश नीति के लिए उत्तरदायी पहलू हैं। ये सारी बातें इसलिए समझाई जा रही है कि आज जो जमीन और आसमान का जो अंतर है भारत के और हमारे चाइना के बीच में, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भारत की विदेश नीति और चाइना की विदेश नीति, इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे शब्दों में सुनने की कोशिश करना, भारत में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। चाइना के अंदर एकमात्र दल है साम्यवादी दल, यानी कोई आक्षेप करने वाला नहीं है, जो नीति बन गई उसका अनुपालना होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि इस विषम परिस्थितियों में जिस राष्ट्र को हमारे सामने खड़ा होकर के हमारी हर संभव मदद करनी चाहिए थी, वो मदद न करके हमारा अहित करने की सोच रहा है। हमें समझने की आवश्यकता है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष को समझने की आवश्यकता है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष को सोच करके उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के विषम परिस्थितियों में साथ न देने वालों के साथ में क्या किया जाना चाहिए। आइए, हम बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसलिए हमने इस पूरे टॉपिक पर चर्चा की है, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि हमें एकजुट होकर के इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को आंतरिक तौर पर भी स्ट्रगल के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से और विभिन्न प्रकार से सावधानियां बरतते हुए हमें जीतना होगा। और जीतेंगे हम भारतीय हैं, जो करने की सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसको करके दिखाते हैं। तो पूरे साथियों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप इस कोरोना से स्वयं जीतिए और जीत करके एक दिन हम मिसाल कायम करने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।